नरेंद्र मोदी सामने, आप एंटर करते हैं, उन्होंने मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? मैंने उनके साथ 2 साल काम किया। उत्तेजित होते हुए या गुस्से में आते हुए या जोर से बोलते हुए नहीं देखा। हाँ, कभी उनको कोई बात पे निर्णय कम्युनिकेट करना है तो थोड़ी सी एब्रप्टनेस कभी आ जाती है, और उन्होंने कहा कि भाई आप सांप की तरह से क्यों कुंडली मार के बैठे हो। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्जित पटेल के साथ सरप्लस देने की आरबीआई वाली मीटिंग में कही कि आप सांप की तरह कुंडली मारकर फंड पर नहीं बैठिए। बिल्कुल, क्यों बैठे? इसी किताब में एक जिक्र है जहां नरेंद्र मोदी ने एक अफसर से ये कहा कि पॉलिटिक्स हम पर छोड़ दीजिए। फिर आपने ये क्यों लिखा है कि पीयूष गोयल साहब के साथ एज अ फाइनेंस मिनिस्टर आप काम नहीं करना चाहते? 2-4 मसले तो ऐसे थे जिसमें उनके साथ काफ़ी डिफरेंसेस हुए, और एक मसले में तो मुझे सीधे प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़ा। निर्मला जी और आपके बीच में तल्खियाँ और वो दरार शुरू कैसे हुई? क्यों उनको ये लगा कि आप उनकी अथॉरिटी को सरपास कर रहे हैं? पर्सनल कनेक्ट थोड़ा कम करती है। एक समय जब ये निर्मला जी आई, उस समय कुछ ऐसी स्थिति बनी कि आरबीआई संभवतः ये नहीं चाहता था कि मैं डिसेंट नोट भी लिखूं उसमें। थोड़ा साफ पूछ लेता हूँ, आरबीआई से कौन नहीं चाहता था कि आपका डिसेंट नोट उसमें दर्ज नहीं हो? तो उन्होंने निर्मला जी को तैयार ये किया कि भाई मुझसे कहा जाए कि इस नोट को आप हटा दीजिए, कि मुझे लिखित में आप देंगे तो ही मैं इस नोट को हटाऊंगा, क्योंकि फिर मैं ये कह दूंगा उसमें मीटिंग में कि भाई ये सरकार ने मुझे ये आदेश दिया। वो लिखित में देने के लिए तैयार नहीं हुई। तो फिर वो गई प्रधानमंत्री जी के पास। वो पूरी फाइल के नोट्स जो बदले हुए नोट्स पे मैंने साइन किया, और फिर मैंने लिखा इसमें कि दिस वाज लाइक ए लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमरा, कि भाई ऐसे काम करना होगा कि नोट्स बदलें और उस पर आप साइन करें, तो फिर मैं तैयार नहीं हूँ काम करने के लिए। वर्ल्ड बैंक में एक अधिकारी काम कर रहे हैं और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें चुना है वित्त विभाग के सचिव के पद के रूप में। ये कहने को बहुत साधारण लाइन है, पर इसके पीछे लुटियंस की, रायसीना हिल की कई सारी पावर स्ट्रगल्स हैं, कई सारे ईगो बैटल्स हैं। और इस सब के बीच में एक अफसर है जिसका 36 बरस का अनुभव, जो अंत ऐसे हुआ कि उसने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया। कि कैसे निर्मला सीतारमण से टसल हुई, क्यों अमित शाह ने बीच में मीटिंग रोक दी, और क्यों नरेंद्र मोदी ने आरबीआई के गवर्नर को सांप कह दिया। इस सब पर बात करेंगे, और बात करने का केंद्र है एक किताब जिसका नाम है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। इसे लिखने वाले हैं भारत के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव के पद से रिटायर सुभाष चंद्र गर्ग साहब। उन्होंने इससे पहले 2 किताबें और लिखी हैं, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी और बजट पर उनकी जो कमेंट्रीज आती हैं उस सब पर बात करेंगे हम उनसे। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है, आप किताब वाला देख रहे हैं। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया दीपक, बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू सर। इस चर्चा में काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आए, सवाल करिए। बिल्कुल सर, यही उम्मीद है। बड़ा आनंद। काफ़ी इस लगभग 400-500 पन्ने की इस पूरी किताब में आपको बजट के बारे में और इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनकी कमेंट्रीज और किस्सों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। आप भारत लौटेंगे उस पर बात करूँगा ही। आप वर्ल्ड बैंक में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट से आपने प्रीमेच्योर आपने रिटायरमेंट लिया, या आप वहाँ से छोड़ कर आए। हम ये जानते हैं बुनियादी एनसीईआरटी से पढ़ते हुए कि साहब वर्ल्ड बैंक जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको पैसा देता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कैसे आता है? वर्ल्ड बैंक अपने फाइनेंसेस कैसे मेंटेन करता है, और वहाँ कैसे काम होता है बेसिकली? देखिए, ये जो इंस्टीट्यूशन 1945 में क्रिएट किया था, इसका मुख्य लक्ष्य था कि एक ऐसा क्रेडिट वर्दी इंस्टीट्यूशन जो दुनिया के बाज़ारों से सस्ते इंटरेस्ट पे पैसा उठा सके, उसकी इतनी क्रेडिट हो, और उस सस्ते उठाए हुए पैसे से विकासशील जो देश हैं, और उस समय तो खैर 1945 से पहले विश्व युद्ध ख़त्म ही हुआ था, तो उस समय तो पूरी दुनिया, जापान, यूरोप में के देश, उन सब में डेवस्टेशंस हुए थे, उनका रिकंस्ट्रक्शन करना था। तो इन सब काम के लिए, इसका एक्चुअली वर्ल्ड बैंक का नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो रिकंस्ट्रक्शन पहले करना था और साथ में फिर डेवलपमेंट करना था। डेवलपमेंट जो गरीब और विकासशील देश हैं उनका,
और जो रिकंस्ट्रक्शन है वो उस समय जो वॉर से निकल के आए उनका, तो वो इंटरनेशनल बाज़ार से सस्ता पैसा उठाते हैं और फिर हमारे देश और दूसरे देशों को रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से, जो अगर हिंदुस्तान बाज़ार से में पैसा उठाए तो उसको जो इंटरेस्ट रेट देनी पड़े उसके मुकाबले ये कम दाम पे और कम रेट पे आपको मिलता है। दूसरा एक और फ़ायदा इसका ये रहता है कि विश्व बैंक सारी दुनिया में काम करता है, तो उसको पूरी दुनिया में गरीबी से कैसे लड़ना है, विकास कैसे करना है, उसका अनुभव होता है। तो उसके अनुभव के आधार पे आप प्रोजेक्ट बनाना और प्रोजेक्ट पे फाइनेंस करना, ये ही विश्व बैंक का सबसे बड़ा योगदान। अच्छा, और सर जैसे अगर कोई बच्चा जो स्कूल का बच्चा इसको देख रहा है, वर्ल्ड बैंक में नौकरी कैसे लगती है? देखिए, वर्ल्ड बैंक में जैसे मैं गया था वहाँ पे, तो हम तो बोर्ड लेवल पे जाते हैं। तो बोर्ड लेवल पे ये इंस्टीट्यूशन जो है दुनिया के 180-185 देशों के द्वारा ओन किया हुआ है, उनकी इक्विटी है। अभी 189 मेंबर, अभी करीब 190 मेंबर हैं, तो हिंदुस्तान की भी इक्विटी है उसमें। तो ये सारे 190 जो मेंबर हैं वो 24 कुल मिला के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुनते हैं। हिंदुस्तान भी एक कंस्टिट्यूंसी का है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है। तो ये मिलके एक कंस्टिट्यूंसी से एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुनते हैं। चूँकि इस कंस्टिट्यूंसी में करीब 85-90% शेयर इंडिया का है, तो इंडिया को ये तय करने का अधिकार मिलता है कि वो जिसको चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देता है। लेकिन हमने दूसरों का भी ध्यान रखने के लिए श्रीलंका को एक IMF में ही ऑल्टरनेट ED की पोस्ट दी हुई है, वर्ल्ड बैंक में बांग्लादेश को दी हुई है। तो इस तरह से मिलजुल के। बट जो आपका सवाल था कि वर्ल्ड बैंक में स्टाफ कैसे आता है, तो वर्ल्ड बैंक का अपना जो स्टाफ है और काफ़ी बड़ा है, करीब 10-12 हज़ार लोग दुनिया में वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं। उनका चयन वो मेरिट पे इंटरनेशनल सिलेक्शन से करते हैं और अलग अलग लेवल पे करते हैं, नीचे एनालिस्ट से लेके वाइस प्रेसिडेंट तक। और उनके प्रेसिडेंट, जैसे इस समय अपने देश बंगा साहब, हाँ बंगा साहब उनके प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो ये परंपरा बनी हुई है कि प्रेसिडेंट जो अमेरिका है वो तय करता है, हालांकि नाम के लिए इलेक्शन होता है। तो वो आजकल ये करने लगे हैं पिछले कुछ समय से कि दुनिया के दूसरे देश के जो निवासी और जो वहाँ से ओरिजिनली कहीं वहाँ से हैं और अब अमेरिकन सिटीजन हो गए हैं, उनको वो चुनने लगे। तो इस बार बंगा जी को चुन लिया, राइट। और बाकी स्टाफ पूरे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ से हिंदुस्तानी बहुत हैं वहाँ पे। तकरीबन हम करीब 10 से 12% वर्ल्ड बैंक का स्टाफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी टैलेंट है। तो ये अपनी मेरिट पे सिलेक्शन होके वहाँ पहुँचते। उसी टैलेंट की बात नरेंद्र मोदी ने आपसे की थी, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जिस तरह से देख रहा था 2014 के बाद से मिनिस्ट्री फॉर्मेशन को, 3 बरस में 3 मिनिस्टर चेंज हुए आपके उस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में। पहले अरुण जेटली साहब आए, फिर उसके बाद पीयूष गोयल आए, और फिर लास्ट में निर्मला सीतारमण। 55 दिन जिनके अंदर आपने काम किया, वो एक अलग से उस पर दैट्स अ एक स्टोरी होगी। पर मूलतः जब आप नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात होती है, और मैं इस किताब के 2 स्टेटमेंट पर जा रहा हूँ। जैसे आप एक जगह लिखते भी हैं कि साहब नरेंद्र मोदी ने मेरे प्रति बहुत ठंडा व्यवहार अपना लिया था, और जनवरी 2019 से शुरू हो गया था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी आपसे मिलते हैं तो आपसे कह रहे हैं कि 2 आपको टारगेट देते हैं और कहते हैं कि वो फैट सैलरी वाला जॉब है, अब यहाँ एकदम मेहनत वाला काम। तो नरेंद्र मोदी के साथ आपकी मुलाकात कैसे रही, कैसे वो आपके प्रति गर्मजोशी से और इस तरह टिल्ट होते चले गए? ये देखिए, इस किताब के पीछे जो मैंने कोट किया है वो ये फरवरी-मार्च 2018 का है, जिस समय थोड़ी सी ATM की क्राइसिस हो रही थी। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई इस समय तो आप मेरे लिए पीयूष गोयल और अरुण जेटली की तरह से हैं। तो उनका मुझ पे मेरे ख्याल से ये इस बात से भी जाहिर होता है कि पहले उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया 2014 में विश्व बैंक में भेजने के लिए। तो मैं तो राजस्थान में वित्त सचिव का काम करता था उस समय, और ऐसी परंपरा देश में नहीं है कि कोई जो राज्य में काम कर रहा हो उसको यहाँ से चुन के और विश्व बैंक में भेजा जाए। सामान्यतः यहाँ से जो रिटायर्ड सेक्रेटरीज़
कैबिनेट सेक्रेटरी जो ऊंचे पदों पे रह चुके हैं वही जाया करते थे। तो उन्होंने सिलेक्शन किया। फिर उसके बाद जैसे शुरू में आपने कहा 2017 में वहाँ से विश्व बैंक से ला के मुझे ये जो वित्त विभाग में आर्थिक मामलात का विभाग होता है, डीए जिसको कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका सचिव बनाया। तो कैसे हुआ, मतलब कैसे आपका पोस्टिंग हुई थी उसमें, डीए में कैसे आपका ऑफर आया था? तो पीएमओ से कॉल आया था? पीएमओ में मिश्रा जी हैं, वो अपॉइंटमेंट, आजकल तो वो प्रमुख सचिव हैं, पीके मिश्रा की, प्रमोद कुमार मिश्रा। उस समय एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, अपॉइंटमेंट्स वगैरह वो देखते थे। मैं इंटरेक्ट जब मैं विश्व बैंक में था तब यहाँ पे आता भी था, और वो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के साथ भी, नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात तो काफ़ी होती रहती थी मुलाकात, और वित्त मंत्री तो हमसे काफ़ी इंटरेक्ट करते ही रहते थे। तो एक समय जब ये पद खाली हुआ 2017 में, जो आजकल अपने आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनका टेन्योर ख़त्म हुआ था 31 मई को। तो उसके बाद उन्होंने मुझे करीब 22 या 20 जून के आसपास फ़ोन करके कहा कि भाई आने के लिए तैयारी है क्या, आ सकते हो? तो मुझे लगा कि उससे शायद ये विचार हो रहा होगा कि दिल्ली में कि भाई मुझे किसी पद पे, उन्होंने मुझे नहीं बताया स्पेसिफिकली कि भाई ये डीए के लिए बात हो रही है। और फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पे सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया, तो ऑर्डर जारी करके हमें मिल गया, तो फिर यहाँ पे आ गए। और आप अक्टूबर में रिटायर हो रहे थे, लेकिन आप जून में ही चले आए हैं। वो 3 साल का नॉर्मली टेन्योर देते हैं जब विश्व बैंक में आप भारत के यहाँ से भेजते हैं, तो भारत की परंपरा ये है कि 3 साल का टेन्योर आपको वहाँ मिलता है। तो मैं चूँकि 1 नवंबर 2014 को गया था, तो मेरा टेन्योर 31 अक्टूबर 2017 को ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये वैकेंसी अराइज हो गई, तो उन्होंने फिर जल्दी बुला लिया। वापस मीटिंग पर पहुँचते हैं, नरेंद्र मोदी सामने, आप एंटर करते हैं, उन्होंने मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? वो पहली मुलाकात थी। देखिए, एक कर्टसी एक सिस्टम है कि जब भी कोई यहाँ सचिव पद पे कोई आए तो प्रधानमंत्री जी से भी के कार्यालय में रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं आ गया हूँ, एक बार आपसे मुलाकात, कोई आपके दिमाग में क्या है, कोई निर्देश इस किस्म के। तो वो पहली मुलाकात थी। उन्होंने बड़ी जल्दी समय दिया और बड़ी गर्मजोशी से, और साथ में ये भी ये कहते हुए कि भाई कभी भी ज़रूरत हो तो तुरंत सीधे चले आइएगा। बट उस दिन उनकी प्राथमिकताओं में जहाँ तक बात थी, तो उन्होंने मुझे 2 प्राथमिकताएं उस समय, उन्होंने कहा आर्थिक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और बहुत बड़े काम होते रहते हैं, लेकिन इस समय अगर आप इन 2 चीज़ों पे भी ध्यान दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक तो ये था कि भाई देश में डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे थे उस समय, थोड़े समय पहले ही ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद ये डिजिटल पेमेंट्स में काफ़ी बढ़ावा हुआ, तो इसको बढ़ाइए। एक तो उन्होंने ये मुझे कहा। दूसरा, उस समय ये भी दिमाग में उनके रहा था कि हम जो एक फाइनेंशियल ईयर और फिस्कल ईयर हम अपनाए हुए हैं ब्रिटिश परंपरा के हिसाब से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, इसमें बदलाव लाने के बारे में भी सोचिए। और क्या वो चाह रहे हैं कि 1 अप्रैल की जगह पे 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर हो, जैसे कैलेंडर ईयर होता है? उन्होंने स्पेसिफिकली तो ये नहीं कहा कि क्या होना चाहिए। उससे पहले एक कमेटी बना दी गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, वो वित्त मंत्रालय में हमारे पास आ भी गई थी, और नीति आयोग की तरफ से भी कुछ लिखे गए थे, अखबारों में भी था कि इसको बदलना चाहिए। तो स्पेसिफिकली तो ये नहीं था कि भाई क्या होना चाहिए, बट मुझे लगा कि अगर जो हमारी हिंदू परंपरा है, हिंदुस्तानी परंपरा है, विक्रम संवत की, जो दिवाली के आसपास चालू होता है, अगर उस किस्म से, या अदरवाइज जो कैलेंडर ईयर है
तो ये उन्होंने कहा कि भाई उनकी इच्छा है कि इस पे विचार किया जाए, काम किया जाए। नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। मतलब एक प्रधानमंत्री जो पूरी तरह से 24/7 टाइप से काम करते हैं, अपने उनकी ऊर्जा, उनका विचार, उनकी सुनने की टेंडेंसी, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बहुत। और फिर खैर उनके अब जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, तो उसमें भी ये नहीं कि कर दीजिए, कि इस पे विचार करिए, देखिए इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये और एक डिसाइसिव, और फिर उनकी तो अथॉरिटी तो थी, उनको इतनी भारी संख्या में मैंडेट मिला हुआ था, तो अथॉरिटी। दूसरा एक उनका मुझे लगा कि ये उस समय पहला टर्म था जब मैंने काम किया, उस समय तो पहला टर्म था। दिल्ली के लिए थोड़े से नए, हालांकि मैं जब आया था 2017 तब तक तो करीब 3 साल, पौने 3 साल हो गए थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें, बट फिर भी वो उस फेज़ में जानने की बहुत कोशिश करते थे। मीटिंग हुआ करती थी, घंटों, 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे मीटिंग, जिसमें उनके सवाल और उनको हम प्रेजेंटेशन करके बताएं, एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज़ें। तो जो जिज्ञासा है जानने की, और फिर उसके बाद एक चर्चा के बाद कोई निर्णय निकाला गया, उस तरह की, तो मुझे वो काफ़ी उपयोगी लगा। हुए थे किसी मीटिंग में? मसलन मैं 2 उदाहरण आपकी किताब से रखता हूँ। एक तो ये है कि आपकी किताब में जिक्र आता है गर्ग साहब की, एक बजट सैंक्शन होना था, फाइनल होना था, 10 मिनट में प्रधानमंत्री कहते हैं कि डोंट गेट इनटू द डिटेल्स, जस्ट गेट इट साइंड। वो देखिए 2-3, और ये मैंने उनके साथ 2 साल काम किया, राइट। जुलाई, बल्कि 2.25 साल, जुलाई 2017 से लेके अक्टूबर 2019 तक। थोड़ा बदलाव भी आ गया था, ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बताया, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये पहले उनका बड़ा एम्फेसिस बजट डिसिप्लिन पे, कि भाई डेफिसिट कम होना चाहिए, खर्चा नियंत्रित में रहना चाहिए, राइट, और इकोनॉमी डेवलपमेंट, इस पे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब ये तकरीबन 2019 के इलेक्शन से पहले इकोनॉमी ठीक कम करने लगी थी, थोड़ा सा ग्रोथ में भी गिरावट हो रही थी, राइट। तो उस समय फिर थोड़ा सा बदलाव नज़र आया कि उनकी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें कुछ बदलाव हुआ। तो ये जो चीज़ है ये एक दिन में नहीं होती। तो जो आप कह रहे हैं, 2 एक इंस्टेंसेस जो मेरे सामने, मैंने कभी उनको उत्तेजित होते हुए या गुस्से में आते हुए या ज़ोर से बोलते हुए नहीं देखा इतने समय में, 2.25 साल में। हाँ, कभी उनको कोई बात पे निर्णय कम्युनिकेट करना है तो थोड़ी सी एब्रप्टनेस कभी आ जाती है, कि भाई ठीक है, इस पे इतना मत चर्चा करिए, इस पे अब निर्णय करिए, राइट। या जैसे वो एक उदाहरण है जो काफ़ी अखबारों में भी जिसके बारे में लिखा गया, कि जब रिज़र्व बैंक जो प्रॉफिट कमाता है हर साल, उसको रख के, अपने पास रख के सरकार को देने में थोड़ी सी उसकी इच्छा कम हो रही थी, तो काफ़ी समय बाद एक मीटिंग में उन्होंने थोड़ा सा अपना ये गुस्सा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ कम्युनिकेट कि भाई मैं इस हक़ में नहीं हूँ जो आज इस तरह से आप काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई आप सांप की तरह से क्यों कुंडली मार के बैठे हो। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्जित पटेल के साथ सरप्लस देने की आरबीआई वाली मीटिंग में कही कि आप सांप की तरह कुंडली मारकर फंड पर नहीं बैठिए। नहीं बैठिए, बिल्कुल, क्यों बैठे हैं। मैं एक स्टेटमेंट और याद कर रहा हूँ, साल भर पहले की मीटिंग हुई थी, उसी किताब में दर्ज है। उर्जित पटेल ने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से मैं ये पैसा दूंगा सरकार को।
वो उर्जित पटेल का विचार था। वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं था, क्योंकि आरबीआई जो प्रॉफिट कमाता है वो केवल इस बात से कमाता है कि सरकार ने उसको करेंसी जारी करने के लिए अधिकार दिया हुआ है, और करेंसी जारी करने में खर्चा आता नहीं है, और उस करेंसी से जो असेट बनती है उस पर प्रॉफिट मिलता है, उस पर आपको इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट वहाँ से आता है। किसी आरबीआई गवर्नर की बुद्धिमानी से या अच्छे मैनेजमेंट से प्रॉफिट नहीं आता है। जो प्रॉफिट आता है वो इस बात से है कि भाई आप देश के करेंसी फंक्शन को कर रहे हैं। अगर उससे 1935 से पहले आरबीआई की जगह ये करेंसी फंक्शन सरकार खुद ही किया करती थी तो प्रॉफिट सरकार के पास ही आ जाते थे, बाद में इसको दे दिया। तो कोई गवर्नर इस बात पे अड़ जाए या कोई इस बात को कि नहीं ये प्रॉफिट हम कमा रहे हैं और हमारी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ रहने चाहिए और इसका काफ़ी हिस्सा रहना चाहिए, तो वो अनुचित है। ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता के पे खर्च करने के लिए सरकार के पास जाना चाहिए। तो उन्होंने ये बात सही है, मैंने इसमें लिखा भी है कि जो फॉर्मूला बनाया जिससे काफ़ी पैसा प्रॉफिट का सरप्लस का आरबीआई के पास रह जाता है, उसमें बदलाव करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरी लाश पे ही होगा, मैं नहीं हूँगा। लेकिन किया फिर बाद में जब, और उसका रिटायरमेंट भी ले लिया, उसके इस्तीफा बाद भी दिया और हाँ, कहा कि पर्सनल रीजंस हैं। हाँ, ये उनकी थोड़ी सी आई थिंक हर एक व्यक्ति की अपनी, हर एक ऑफिसर की अपनी कुछ पर्सनालिटी रहती है। तो उन्होंने ये भी काफ़ी विचित्र सा था, अनयूजुअल था कि आरबीआई गवर्नर अगर रिज़ाइन कर रहा है, रिज़ाइन करने का उनका अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया है कि भाई आप वित्त मंत्री को भेजिए अपना रेजिग्नेशन और एक्सेप्ट। अब उन्होंने उसके बजाय अपना रेजिग्नेशन किया और आरबीआई की वेबसाइट पे डाल के घर चले गए। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को जो रेजिग्नेशन देने का प्रोटोकॉल होता है उसे भी पूरा नहीं किया। इतना गुस्सा हो गए थे वो। अब गुस्सा जो भी फीलिंग रही होगी। अच्छा चलिए, मैं आपको और नहीं उलझूंगा, पर उस सब को ड्रॉप करते हुए, क्योंकि किताब बिल्कुल एक अपने क्रम में ही चल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री चलते हैं। आपने अरुण जेटली के साथ भी काम किया, जिनको आपने बहुत हाई स्टीम में रखा है, वो सुनते भी थे। एक बार आपके डिसीजन को भी ओवर रूल किया था उन्होंने। कई बार किया, ऐसा नहीं एक बार किया। रिटर्न में क्या किस्सा है सर कि रिटर्न में आपका डिसीजन ओवर रूल किया था उन्होंने एक बार? नहीं, ये 2-3 बार हुआ है ऐसा नहीं। जैसे बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन, आजकल तो बैंकों के प्रॉफिट पे काफ़ी अच्छी चर्चा होती है, लेकिन अगर 2017 में आप जाएं तो हिंदुस्तान के बैंकों की हालत बहुत ख़राब थी। कुछ बैंकों तो जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, कि वो बैंक उसके बाद जब ये आरबीआई तय कर देता है कि भाई आप पे पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए लग गया है तो आप लोन नहीं दे सकते। राइट, तो बैंक का काम ही लोन देने का, वो भी नहीं। तो इतनी स्थिति उनमें लॉसेस हो रहे थे। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जिनके कहते हैं, जो लोन जिस पे आप चुका नहीं रहे हैं, चाहे ब्याज नहीं चुका रहे हैं और या मूल नहीं दे रहे हैं, उनको नॉन परफॉर्मिंग लोन्स कहते हैं। ऐसे लोन्स की संख्या बहुत बढ़ रही थी। राइट, तो उस समय काफ़ी प्रयास हुए, 2017 से शुरू हो गए थे कि इसमें कैपिटल और लाइए, ये भी करिए। तो 2019 के आसपास सरकार इलेक्शन से पहले कुछ ज़्यादा पैसा बैंकों में देना चाहती थी। मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब सरकार ये पैसा बैंकों को देती है तो एक्चुअली सरकार के बजट पे उल्टा असर पड़ता है। क्या होता है कि जब बैंकों को पैसा हम देते हैं तो सरकार क्या करती है कि बैंकों से कहती है भाई मेरी सिक्योरिटी ख़रीद लो, तुम मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें ब्याज दूंगा उस सिक्योरिटी पे, तो और वो पैसा मैं आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो इक्विटी पे तो कोई रिटर्न आता नहीं है, बहुत कम आता है और ब्याज देना पड़ता है। तो अगर आप 1 लाख करोड़ रुपए लगा दें मान लीजिए और उस पर 8% भी ब्याज दें तो आपको 8,000 करोड़ रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने अपनी एनालिसिस के हिसाब से लिखा भी उस नोट में कि इस समय इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है और इससे कोई बैंकों को उस किस्म की आवश्यकता भी नहीं। 2019 की बात है, 2017 में तो हमने किया ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट, इसमें कैपिटल लगाई थी। तो
लेकिन सरकार करना चाहती थी, तो अरुण जेटली साहब ने ओवर रूल किया, एक अच्छा नोट लिखा। और उसके बाद आप लोग के बीच में तल्खी बढ़ी? नहीं, उसमें उनसे कभी वो उनका जो मानसिक स्तर काफ़ी इवॉल्व था। आपके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई वित्त मंत्री वित्त सचिव से या आर्थिक कार्यालय विभाग के सचिव से ऊंचा ओहदा है, उसको ओवर रूल कर सकता है, और ओवर रूल कर दें तो सचिव को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उस मुद्दे के कारण से कोई आपसी विवाद या एक दूसरे की एस्टिमेशन में कमी तो नहीं आनी। गर्ग साहब, जीवन इतना सरल होता नहीं है और हमें मिलता नहीं है। अक्सर चीज़ें तुलनात्मक अध्ययन के साथ आती हैं। मैं निर्मला सीतारमण और आपके एपिसोड पर जाऊंगा जिन्होंने इस किताब का जन्म दिया, आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, लेकिन उससे पहले एक बहुत बेसिक सी जिज्ञासा है। आपने पीयूष गोयल के साथ भी काम किया और उनके संग आपका ठीक ठाक टेन्योर रहा, इस किताब में पढ़ने के बाद मिलता है। निर्मला सीतारमण से तो कर तल की अलग चीज़ रही। फिर आपने ये क्यों लिखा है कि पीयूष गोयल साहब के साथ एज अ फाइनेंस मिनिस्टर आप काम नहीं करना चाहते? मतलब ये उनको लगेगा मैंने तो कुछ किया नहीं। आप इस किताब में अगर पढ़ेंगे तो पीयूष गोयल जी समय समय पे आते रहे वित्त मंत्री के रूप में, क्योंकि अरुण जेटली जी बीमार थे, वो पूरे वित्त मंत्री नहीं थे। राइट, सो अरेंजमेंट, हाँ, एक तरह से टेम्पररी अरेंजमेंट। पहली बार जब उनको बताया तो उनमें ऑर्डर में ही लिखा था कि भाई आप उनसे चर्चा करके फैसले करेंगे, तो वो अरुण जेटली बीमार थे लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट करते थे। दूसरी बार जब उन्होंने बजट पेश किया, उस समय बजट तैयार अरुण जेटली जी के साथ में होगा, लेकिन सडनली उनको वहाँ जाना पड़ा। तो उनके साथ बातचीत में मैंने इसमें लिखा है काफ़ी, 2-4 मसले तो ऐसे थे जिसमें उनके साथ काफ़ी डिफरेंसेस हुए, और एक मसले में तो मुझे सीधे प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़ा। ये NRI डिपॉजिट के मसले को लेके उस समय डॉलर की थोड़ी सी दिक्कत थी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक्चुअली ये उनकी बड़मन साथ है, बड़प्पन है, कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसे करते रहिए, मंत्री जी जो कह रहे हैं वैसा मत करिएगा। पीयूष गोयल और आपका एक चीज़ पर डिसएग्रीमेंट हुआ और नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीयूष गोयल की मत सुनिए, आपने अपने हिसाब से फैसला लीजिए। हाँ, ये कहा, ये मैंने लिखा है इसमें। राइट, तो ऐसा नहीं है कि पीयूष गोयल जी के साथ तो बतौर, अगर मान लीजिए आपके बीच में चॉइस हो, राइट, जो एक एपिसोड मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है कि जब इलेक्शन हो गए 2019 के और इकोनॉमी की हालत थोड़ी कमज़ोर हो रही थी उस समय, तो नई चुनाव के वो नहीं आए थे, फैसले नतीजे नहीं आए थे, तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे उस समय एक मीटिंग हुई इकोनॉमी पे चर्चा करने की। अच्छा, हमने और नीति आयोग राजीव कुमार ने प्रेजेंटेशन किया, प्रधानमंत्री जी को बताया कि देश की वस्तु स्थिति इस समय क्या है, आर्थिक हालात क्या हैं। सर, ये मीटिंग अंग्रेजी में होती है, हिंदी में होती है, मिक्सचर होती है? मीटिंग की भाषा क्या होती है? जैसे मिनिस्टर और सब लोग बैठे रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सब मिक्स्ड मान लीजिए, काफ़ी हिंदी भी बोलते हैं जितना भी हो सकता है, बट बीच बीच में अंग्रेजी भी चल जाती है, तो अच्छा। एक तरह से मिक्स्ड भाषा में प्रधानमंत्री जी का कंफर्ट हिंदी में ज़्यादा है, हालांकि वो अंग्रेजी भी समझते थे, ऐसा नहीं है। तो अगर हम प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में भी बना के लेके जाएंगे तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको जब बताते हैं तो उस समय हम हिंदी इस्तेमाल करते हैं। राइट, सो उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, आप निर्मला सीतारमण जी को और पीयूष गोयल को, दोनों को भी ये प्रेजेंटेशन करिए। तो हमने शाम को उसी दिन दोनों के सामने प्रेजेंटेशन, और 2 दिन बाद नतीजे आगे सरकार बनने वाली थी। ठीक है, तो उस समय और जो हमारा अनुभव, निर्मला जी के साथ तो काम किया नहीं था उससे पहले इतना, और इनके साथ काम किया भी था। तो जब एक बार इन्होंने पूछा नृपेंद्र मिश्रा जी के यहाँ चर्चा में, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्य सचिव, हाँ, कि मुझे लगा कि इनकी बजाय शायद ये, बट ये व्यक्तिगत राय है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री किसको वित्त मंत्री बनाते। चलिए, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बन गई है।
55 दिन का आपका टेन्योर, बहुत ही ड्रामेटिक टेन्योर है जिसको आपने बहुत ही कैंडिड तरीके से लिखा है। एक तो चैप्टर ये, यू कांट वॉलेट मी। निर्मला जी और आपके बीच में तल्खियां और वो दरार शुरू कैसे हुई? क्यों उनको ये लगा कि आप उनकी अथॉरिटी को सरपास कर रहे हैं? या जब निर्मला सीतारमण बहुत झिड़क के साथ वो पन्ना फेंकती हुई कहती हैं कि जिसको अपने मेमोआ में जो लिखना है मेरे बारे में लिख डाले, आप मतलब आप गेट अलोंग हो गए थे बाकी मिनिस्टर्स के साथ भी, राजस्थान में भी हुए थे, वर्ल्ड बैंक में थे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुए, निर्मला सीतारमण के साथ आप गेट अलोंग क्यों नहीं हो पाए, जेल इन क्यों नहीं हो पाए? नहीं, देखिए स्थिति दो लोग हैं इन्वॉल्व इसमें। एक तो वित्त मंत्री जी हैं, निर्मला जी हैं, और एक मैं, दोनों के बीच में तारतम्य बैठेगा तभी, राइट। और मसले आपके बीच में, तो आपने शब्द इस्तेमाल किया तल्खी, मुझे नहीं लगता तल्खी, बट मे बी आपका शब्द सही है। दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो आपकी पर्सनालिटी है और दूसरा विषयों पे आपके का रुख या आपका रवैया। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर हैं जो आप के बीच की रिलेशनशिप को तय करते हैं। मुझे लगता अब रेट्रोस्पेक्ट में, चूँकि वो सब समय तो अब चला गया, मुझे लगता है दोनों ही मुद्दों पे, दोनों ही पहलुओं पे काफ़ी डिफरेंस था। उनकी पर्सनालिटी एक अलग है। अब जैसे वो थोड़ा अंग्रेजी में अगर आप इस्तेमाल करें, ऑफिशियस किस्म की बिहेवियर है उनका। जैसे अब मतलब मैं शब्द नहीं जानता। हाँ, अरुण जेटली मुझे कहेंगे सुभाष जी कैसे कर रहे हो, सुभाष कह देंगे, ठीक है। निर्मला जी कहेंगी मिस्टर सेक्रेटरी, राइट। वो पर्सनालिटी, वो पर्सनल कनेक्ट थोड़ा कम करती है, ठीक है। सो और अच्छा, ये पहली बार मेरे साथ हुआ ऐसा नहीं, मुझे मालूम था ये और भी जगह वहाँ पे भी इसी तरह का। तो अब पहली मीटिंग में ही मिस्टर सेक्रेटरी, राइट। दूसरा ऑफिशियस तरीके। अब वित्त मंत्री और वित्त सचिव के बीच का जो रिश्ता है वो बड़ा एक तरह से सामंजस्य वाला और ट्रस्ट का रिश्ता होना चाहिए। उसका एक रूप ये है कि भाई आप उनके चैम्बर में कभी भी चले जाइए, अगर कोई भी महत्वपूर्ण मसला है उस पर बात करिए और अपना फैसला लेके आप फाइल पे ऑर्डर भी लेके आ जाइए। मतलब इस किस्म की हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट तो अरुण जेटली के साथ तो हम मोर और लेस ऐसा, हालांकि मैं तो बहुत इस किस्म से एब्रप्टली नहीं जाता था, और अरविंद सुब्रमण्यम वगैरह काफ़ी उस तरह से भी चले जाते थे। बट ये तो अगर कोई भी महत्वपूर्ण मसला है, टाइम लिया, उनसे पहुँचे, वहाँ पे समझाया, उन्होंने फाइल पे साइन कर दिया। और निर्मला जी के साथ कैसा था? निर्मला जी के साथ मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है कि पहली मीटिंग में 3-4 मसले ऐसे इम्पोर्टेंट थे, वो समय बहुत कम था। बजट आपको 5-4 हफ्ते में पेश करना है, G20 की मीटिंग 5-4 दिन के बाद हो रही है, कई सारे ऐसे मसले जो इमीडिएट निर्णय की ज़रूरत है। हम वित्त मंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये फैसले, तो मैं लेके गया 3-4 फाइलें जिस पे हालांकि मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा ये ठीक है, मेरे PS के बाद छोड़ जाइए। फिर मैं देख के और फिर आपको बताऊंगी। तो अब ये जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, इनका बड़ा फ़र्क पड़ता है। बट मुझे जो ज़्यादा उनके साथ थोड़ा तारतम्य कम हुआ वो ये था जो विषय हैं उन पे काफ़ी डिफरेंस ओपिनियन हो गए। जैसे इसमें मैंने काफ़ी डिस्क्राइब किया, मैं वहीं पर ले जा रहा हूँ। मतलब ये समझ में आता है कि हम लोग भी न्यूज़ रूम में एक दूसरे से कई बार असहमत रहते हैं, कई बार थोड़ी तल्खी भी आती है, लेकिन एक मीटिंग का इसी किताब में जिक्र है कि अमित शाह बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप हैं, आदि बीच अमित शाह को मीटिंग रोकनी पड़ती है क्योंकि वो आपके प्रति इतनी हॉस्टाइल हो जाती हैं या वहाँ पर बात उस तरह से नहीं जा रही थी। 25 जून की एक मीटिंग का जिक्र है 2019 की, माफ़ कीजिए, हाँ 2019 का, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके प्रति उन्होंने कड़े तरीके से आपका विरोध किया, वैचारिक विरोध किया आपकी बातों का। अमित शाह वाली मीटिंग का किस्सा बताइए।
ये जो बैठक है जिसका काफ़ी विस्तार से जिक्र इसमें किया हुआ है, इसके पीछे भी वो मुख्य मुद्दा आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क था। उसके लिए विमल जालान की अध्यक्षता में एक कमेटी बन गई थी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर, आरबीआई के बहुत पहले गवर्नर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उसमें ये मसला तय करना था कि भाई जो आरबीआई सरप्लस अर्न करता है, अर्जित करता है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो मुख्य उसमें मुद्दा था। उसमें जो कंपोजिशन था उसमें ऐसी स्थिति बन गई थी कि 6 मेंबर में से चेयरमैन समेत 4 मेंबर बिल्कुल क्लियरली उस तरफ थे कि जो आरबीआई जो चाहता था कि भाई हमारे पास पैसे रहने चाहिए, हम नहीं देंगे, राइट। और मैं एक सिंगल माइनॉरिटी में था, अकेला, जो सरकार की तरफ से पैरवी कर रहा था, एक तरह से कहने की चाहिए, ठीक है। और विमल जालान जी उस समय तक इसमें आ गए, भाई ठीक है जो मेजोरिटी कह रही है वैसे करो, तो वो स्थिति आ गई थी। अब ऐसी स्थिति में जो हम जैसे ऑफिसर हैं जो ये चाहते हैं कि भाई अपनी बात तो कही जाए, फैसला यही हो गया, 4, 5 और 1 की मेजोरिटी की बात, तो फिर फैसले में कुछ बचा नहीं, लेकिन अपनी बात तो कही जाए। तो उसका एक तरीका सरकार में ही होता है कि भाई एक डिसेंट नोट आप लिख दीजिए, आप अपनी बात कह दीजिए कि मैं क्यों इस के विरोध में हूँ, कारण बता दीजिए, वो उसमें लग जाता है और मेजोरिटी का जो फैसला है वो फिर फैसला करके रिपोर्ट में चला जाता है। ये सामान्य नियम है। तो मैंने जो नोट लिखा, ये निर्मला जी जब आई थी उससे पहले ये नोट कई बैठकों में चर्चा होके वो नोट बन के आरबीआई की रिपोर्ट में कि सरप्लस का पैसा सरकार को मिले या ना मिले, इस पे डिस्कशन हुआ। हाँ, और जो उस पे उर्जित पटेल से चलता आ रहा है, नरेंद्र मोदी वाला। करेक्ट वही सेम मुद्दा, क्योंकि उसके बाद वो कमेटी बन गई थी उस बैठक के बाद। तो अब एक समय जब ये निर्मला जी आई, उस समय कुछ ऐसी स्थिति बनी कि आरबीआई संभवतः ये नहीं चाहता था कि मैं डिसेंट नोट भी लिखूं उसमें। ये तो मीटिंग का मतलब बहुत ये सामान्य चीज है, होना चाहिए, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सैकड़ों मीटिंग्स हैं जिसमें डिसेंट नोट होते हैं, ठीक है। बट समहाउ क्यों उनको ये महसूस, तो उन्होंने निर्मला जी को ये तैयार कर लिया कि वो मुझे कहें। थोड़ा साफ पूछ लेता हूँ, आरबीआई से कौन नहीं चाहता था कि आपका डिसेंट नोट उसमें दर्ज नहीं हो? अब ये तो मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो मेंबरान थे वो तो सहमत हो गए थे। कथित रूप से ही बता दीजिए। मेंबरान तो जो थे वही सहमत हो रहे थे, रिपोर्ट था। हालांकि वो डिस्कम्फर्टेबल थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये डिसेंट नोट रहेगा तो वो जो मेजॉरिटी ओपिनियन भी दे रहे हैं और मेजॉरिटी रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं, उस पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि वो एक्चुअली बड़ी साउंड नहीं थी जो मेजॉरिटी ओपिनियन, ठीक है। और फिर आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के और जो टॉप ब्रास है, उनको लग रहा होगा कि भाई ये डिसेंट नोट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आया तो रिकॉर्ड में रहेगा हमेशा के लिए। तो उन्होंने निर्मला जी को तैयार ये किया कि भाई मुझसे कहा जाए कि इस नोट को आप हटा दीजिए। मैंने उनको कहा कि मैं ये नोट नहीं हटाऊंगा जब तक कि आप मुझे इसको लिखित में ना दे दें। निर्मला जी से आपने कहा? हाँ, ये मैंने उनको कहा कि मुझे लिखित में आप देंगे तो ही मैं इस नोट को हटाऊंगा, क्योंकि फिर मैं ये कह दूंगा उसमें मीटिंग में कि भाई ये सरकार ने मुझे ये आदेश दिया और उसके हिसाब से ये कर दीजिए और मेरा नोट हटा दीजिए, राइट। वो लिखित में देने के लिए तैयार नहीं हुई। तो फिर वो गई प्रधानमंत्री जी के पास। प्रधानमंत्री जी को कहा कि भाई ये देखिए क्या ऐसे सरकार, हम तो आरबीआई के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, ये वो है, और लेकिन ये सुभाष जो है वो नहीं अपना डिसेंट नोट हटाने के लिए तैयार होते। तो फिर मुझे इनका नृपेंद्र मिश्रा जी का फ़ोन आता है कि भाई ये बात हुई है यहाँ पे और तय हुआ है कि भाई तुम डिसेंट नोट मत दीजिए। तो मैंने कहा देखिए आपको तो सारा ये मसला मालूम है, क्योंकि उनको तो मैं पिछले 2 महीने से पूरा बताता, और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि सरकार पे कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा सालाना। तो आप भी अगर मुझे ये कहेंगे तो भी मैं तभी करूँगा जब मुझे आप ये लिखित में देंगे। फिर और मेरी आपसे अर्ज ये है कि आप एक बार फिर बता दीजिए प्रधानमंत्री जी को कि इसका बड़ा नुकसान है। तो वो गए वापस, और उसके बाद ये हुआ कि ये जो अपने अमित शाह जी की कमेटी बनी। अच्छा।
उस कमेटी में कहा कि भाई आप सुनिए इनको सबको, आरबीआई को भी सुनिए और इनको रास्ता निकालिए, फैसला करिए। ठीक। तो उस मीटिंग का जो आप जिक्र कर रहे थे, उस मीटिंग में निर्मला जी भी थी, मैं भी था। तो उस मीटिंग में वो काफ़ी कुछ बौखलाई हुई, काफ़ी कुछ परेशान सी। तब वो कहने लगी ये सारी चीज़ें जो इसमें मैंने लिखा है। तब उनको भी एक स्टेज पे लगा कि ठीक नहीं है भाई ऐसा माहौल, तो मैं कहा आप रहने दीजिए, मीटिंग आज ख़त्म करते फिर बाद में बैठे। अच्छा, अमित शाह ने आधे बीच मीटिंग खत्म कर दी, कंक्लूजन नहीं निकला उस दिन कम से कम मीटिंग का। हाँ। अच्छा, ये वाली बात है। इस मीटिंग से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। और निर्मला सीतारमण और आपकी जो पूरी बातचीत थी, एक जिक्र इसी किताब के थ्रू आपकी मतलब हम निर्मला सीतारमण के बारे में बता भी रहे हैं बात में, कि अगर दो बातें हम आपसे पूछें कि आप रेट्रोस्पेक्टिव में आप बात कर रहे थे ना कि अगर ये होता तो ऐसा बढ़िया हो जाता, तो कौन सी दो चीज़ें थी जो आपको लगता है कि अगर वो करेक्ट हो जाती तो इतनी तक बात नहीं आती कि आपको वीआरएस लेना पड़ता समय से पहले, रिटायरमेंट से पहले? फिर पावर मिनिस्ट्री पर भी हम चलेंगे, लेकिन दो बातें आपको ऐसी कौन सी लगती हैं जो नहीं हो पाई? ठीक। एक तो देखिए मुख्य तो ये मुद्दा था उस समय आरबीआई का, आरबीआई का सरप्लस पैसा सरकार के पास जाए। ठीक है, इस मुद्दे को अगर हम कंस्ट्रक्टिवली इस तरह से रिजॉल्व कर लेते कि सरकार के जो हित हैं वो भी बने रहते और आरबीआई को भी का भी हित बना रहता, अगर ये एक मुद्दा सही से सेटल हो जाता। दूसरा ये एक वाइडर है, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ मैंने इसमें लिखा भी है, एक दूसरे मसले पे एक फैसला हुआ। उस मसले में पे जब एक स्टेज पे उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये आपने जो नोट लिखा है मतलब उस फाइल को बदलिए, फाइल के नोट्स बदलिए एक तरह से। मुझे तो नहीं कहा, राजीव को कहा। राजीव कौन? डीएफएस में जो सेक्रेटरी आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी सर्विसेज। तो वो जो नोट चेंज हुआ और बैक डेट में, वो मुझे कंप्लीटली स्वीकार्य नहीं था। बैक डेट में जाके आपकी जानकारी के बिना आपका नहीं, जानकारी के बाद, जानकारी के साथ उस पर फिर बाद में मैंने साइन की। वो पूरी फाइल के नोट्स जो बदले हुए नोट्स पे मैंने साइन किया और फिर मैंने लिखा इसमें कि दिस वाज लाइक ए लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल, कि भाई ऐसे काम करना होगा कि नोट्स बदलें और उस पर आप साइन करें, तो फिर मैं तैयार नहीं हूँ काम करने के। तैयार आपको, आप नोट की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता है गर्ग साहब, गेस्ट इन द न्यूज रूम, ललन टॉप का सबसे ज़्यादा चहेता शो। उस शो में बीते दिनों हमारे मेहमान थे रघुराम राजन जी। आपके नोट की उसमें बात हुई थी जो आपके प्रति आया। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक नोट है नोटबंदी के ऊपर जो दिया गया है फरवरी 2016 की मीटिंग का, वो नोट गायब हो जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय से, ऐसा इस किताब में भी दावा है और बाद में बात हुई है। तो रघुराम राजन का कहना है कि उनका नोट उनके पास है। बेसिकली वो एक मीटिंग हो रही थी कि नोटबंदी हुई है नवंबर 2016 में, और फरवरी 2016 में आरबीआई के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक मीटिंग करी थी कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, प्रो होंगे, कॉन्स होंगे, उस सब पर। आपके पास मीटिंग के लिए पीएमओ से कॉल आया, आरबीआई से सीलबंद लिफाफा आया, क्या पूरा प्रकरण हुआ था? क्योंकि नोट कहीं मिला नहीं है बाद में। ये रघुराम राजन जी का दावा है कि उनको पीएमओ ने नोटबंदी के बारे में विचार उनके आमंत्रित किए। इस पे कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, इसके बारे में भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। फिर उनका ये दावा ये है कि भाई उन्होंने एक नोट उनको दिया और उसमें अपने विचार व्यक्त किए, ठीक है। ये अब इसको लेके कई बार सवाल हुए हैं कि भाई उन्होंने इस नोट पे क्या कहा, उन्होंने इसका विरोध किया था या नहीं किया था। तो इसको लेके संसद में सवाल हो रहे थे। तो एक सवाल जिसका जिक्र मैंने इसमें किया है किताब में, तो उस समय एक सवाल आया। वो सवाल जब भी आता है सरकार की प्रक्रिया ये होती है कि सवाल से संबंधित विभाग तो हमारा विभाग है, वित्त मंत्रालय वाला, लेकिन इससे संबंधित पीएमओ को नोट दिया है तो पीएमओ से जानकारी कीजिए, आरबीआई का नोट था तो आरबीआई से जानकारी कीजिए। तो हम प्रक्रिया के हिसाब से संबंधित लोगों को, संबंधित विभागों को, ऑर्गेनाइजेशंस को चिट्ठी भेज देते हैं कि भाई अब आप इसमें इसका जवाब बना के दे दीजिए, वस्तु स्थिति जो है वो भेज दीजिए।
अब वो जब गया सवाल पीएमओ में और आरबीआई में, तो पीएमओ से फिर मुझे नृपेंद्र मिश्रा जी ने फ़ोन किया कि भाई ये सवाल आया है। तो मैंने कहा इसका बताइए क्या स्थिति है। तो कह रहे भाई हमारे यहाँ तो कोई नोट है नहीं। ठीक, पीएमओ ने हाथ खड़े कर दिए कि नोट उनके पास हमारे है पास तो कोई नोट है नहीं। ठीक है, आप अगर ये लिख के भेज सकते हैं तो ये दे दीजिए। ठीक है, आरबीआई सैकड़ों सवाल होते हैं एक सीजन में, आरबीआई के बहुत सारे सवाल होते हैं। ये बड़ा नॉर्मल है कि उसका जवाब दिया जाए। आरबीआई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भेज देता है, उसके हिसाब से फिर हम लोग उत्तर बना के अप्रूवल लेके भेज देते हैं संसद में। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया और मुझे फ़ोन किया उनके यहाँ से कि हम एक नोट आपको भेज रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंशियल नोट। अपेरेंटली आरबीआई उसका सीधा उत्तर नहीं देना चाह रही थी। तो फिर ये जिज्ञासा हुई कि भाई ये क्या भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं। कॉल ऑफ द रिकॉर्ड आया था? नहीं, कॉल तो सभी रिकॉर्ड पे ही रहते हैं। उसमें जॉइंट सेक्रेटरी के पास कॉल आया था, इनफैक्ट मेरे पास नहीं आया था। जब उसने पूछा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने उनके आरबीआई में फ़ोन करके भाई इसका जवाब दीजिए, ड्यू हो रहा है आंसर देना, तो उन्होंने कहा जवाब तो नहीं भेज रहे हैं लेकिन हम एक कॉन्फिडेंशियल लिफाफा आपके सेक्रेटरी को भेज रहे हैं। तो मुझे जॉइंट सेक्रेटरी ने बता दिया कि भाई ये तो फिर वो आ भी गया कॉन्फिडेंशियल लिफाफा। तो मैंने कहा भाई इसको आप खोलिए क्या है। तो उसको खोला तो उसमें एक्चुअली आरबीआई का एक नोट शीट की प्रति थी। आरबीआई में जो नोट लिखा होगा, एक नोट शीट, राजन का नोट नहीं था उसमें। आरबीआई ने अपने फाइल पे कोई एक नोट लिखा था, उस नोट की कॉपी थी और उस नोट में जो लिखा है वो मैंने इसमें लिख दिया कि भाई ये मिले थे वहाँ पे और मिलने के बाद उन्होंने मुझे ये रिकॉर्ड करने के लिए कहा और अपने पास ये कागज़ रखने के लिए कहा और ताकि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना हो। उसके जनरल मैनेजर ने ये नोट रिकॉर्ड किया हुआ था। फिर उसने उसके ऊपर एक जो नोट रिकॉर्ड किया बाद में 2-3 साल बाद उसको नीचे भेजते समय कि भाई ये मैं अब नीचे भेज रहा हूँ, अब ये रघुराम राजन भी चले गए तो ये आप अपने पास कॉन्फिडेंशियली रख लीजिए। तो जो जनरल मैनेजर ने नीचे भेजने वाला नोट लिखा था उसकी प्रति उन्होंने हमें भेजी थी। तो ऐसे ये तो देखिए विचित्र सी स्थिति है। आप बता भी नहीं रहे हैं कि रघुराम राजन ने कोई पीएमओ में नोट दिया था, वो नोट की आपके पास कॉपी है या नहीं है, और आप एक कोई इंटरनल नोट जिसमें ये कहा जाए कि भाई इसको आप अपने पास रख लीजिए, जिससे ये भी स्पष्ट नहीं है कि क्या है, और वो आप हमें भेज दे रहे हैं। आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? तो मैंने कहा भाई हमारे स्टाफ को कि इसको नोट को वापस बंद करो और इसको आरबीआई में भेज दीजिए वापस, हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे। और फिर जवाब हमने बना के दे दिया, जो जवाब मैंने इसमें कोट कर दिया। इसी किताब में एक जिक्र है जहां नरेंद्र मोदी ने एक अफसर से ये कहा कि पॉलिटिक्स हम पर छोड़ दीजिए। क्या बात थी? ये देखिए मैं इस बात से पूरा सहमत भी हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स का काम जो है पॉलिटिशियन का है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का है। ऑफिसर्स जो हैं उनका काम पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखना ज़्यादा नहीं है। उनका काम ये है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस क्या है, इसका पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, इससे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है नहीं होता है। तो ये जो मुद्दा था, हम जो फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं हमारे देश में, लाखों किसान फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं और फर्टिलाइज़र हम काफ़ी सब्सिडाइज़ करते हैं। सरकार बहुत सब्सिडी देती है। अभी तो इस समय यूरिया पे तकरीबन 85% सब्सिडी है। 100 रुपये की जगह किसान से मुश्किल से 15 रुपये चार्ज होता है, उतना भी नहीं होता। इसी तरह से बाकी तो ये मुद्दा ये है था कि भाई सब्सिडी कैसे डिलीवर हो उसको। अब जैसे आपने ये रसोई गैस के बारे में देखा पिछले 5-7 साल में, नहीं उज्ज्वला से पहले एक डीबीटी आई थी जिसमें सरकार सब्सिडी उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देती थी और वो जो सिलेंडर है वो पूरे दाम पे ख़रीदता था। एक तरीका तो ये है देने का। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप सब्सिडाइज प्राइस पे सिलेंडर दे दीजिए। तो
खाद जब बिकती हैं, अगर सब्सिडाइज प्राइस ही अगर आप बोरे पे लिख दो तो जो भी खरीदता है उसको फिर सब्सिडाइज दाम पे मिलता है, टारगेटिंग नहीं होती। और अगर आप केवल जो छोटे किसान हैं उन्हीं तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उनके अकाउंट पे सब्सिडी दे दीजिए और उनसे भी कहिए बाज़ार में आप पूरा ले लीजिए। तो हमारी नज़र में दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर है और हमारे पास प्रेसिडेंट भी था कि ये डीबीटी में गैस वाली स्कीम में काफ़ी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हो गया था। तो मैं ये पुश करता रहा 2-3 बैठकों में कि भाई हमें इस फर्टिलाइज़र के लिए भी उसी सिस्टम पे चले जाना चाहिए। तो एक बैठक हुई बजट से पहले उसमें तो नृपेंद्र मिश्रा जी का का दूसरा सोचना है, उनका सोचना ये है कि यार इसे बड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं, किसको दिया किसको नहीं दिया, एक खेत में कितना चाहिए, उसको पूरा देंगे नहीं देंगे, उसका हिसाब किताब रखना है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने फिर मीटिंग में ये कहा, जब हम लोग प्रस्तावित कर रहे थे कि भाई हमें इसी तरह की डीबीटी की तरह से फर्टिलाइज़र डीबीटी भी ले आएँ जिसमें आप सब्सिडी उसके अकाउंट में चले जाओ और पूरी सब फर्टिलाइज़र की सेल देश में नॉर्मल बाज़ार के दाम पे होने लग जाए। तो उन्होंने सडनली ये कहा कि नहीं इससे तो बड़ी नुकसान हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, समथिंग लाइक इस तरह से उन्होंने कहा। तो प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा कि भाई पॉलिटिकली ठीक है या नहीं ये हम पे छोड़ दीजिए, आप ये देखिए काम ये स्कीम किस तरह से बेहतर इम्प्लीमेंट हो सकती है। और बिल्कुल उनका सही विचार था हमारे। आखिरी का एक सवाल सर इसमें कि क्या उसके बाद जब से आपने वीआरएस लिया और फिर आप पावर मिनिस्ट्री में गए और फिर आपका रिटायरमेंट हुआ, लगभग 4 बरस बीत चुके जब हम बात कर रहे हैं, 5 मान लीजिए, अब तो लग गया 24 नहीं 4 साल ही पूरे हुए हैं अक्टूबर में। हाँ चलिए 4.5 साल। तो क्या उसके बाद आपकी निर्मला जी से कभी कोई मुलाकात हुई, कभी कोई फ़ोन कॉल आया, कभी चाय पर ऐसे बैठे हों, कभी कुछ बातचीत? नहीं देखिए मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई उसके बाद। इनफैक्ट मैं तो कभी उसके बाद नॉर्थ ब्लॉक भी नहीं गया किसी और। एक मीटिंग जब मैं पावर सेक्रेटरी था तो उस समय एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो आए थे और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे भी थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को उनको जो एक खाना खिलाते हैं उस खाने पे इनवाइट किया था। तो उस समय मैं एक रूम में था जिसमें वो भी थी, बाकी मेरी उसके अलावा कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, तो बस इसे देखा है, रामाश्यामा हुई है। अच्छा, आखिरी में बिल्कुल अंत में एक बिल्कुल विद्यार्थी की तरह क्यूरियस सवाल है कि हमारे जो दोस्त इकोनॉमिक्स के बारे में समझना चाहते हैं, या बजट भी कई लोगों को कम समझ में आता है, या उसकी उस तरह से जटिल भाषा है या तकनीकी उसमें चीज़ें हैं, तो अर्थशास्त्र को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए कि मैक्रो और माइक्रो क्या, अगर ये भी ना पता हो तो 3 ऐसी कौन सी बुक रिकमेंडेशन आप बताना चाहेंगे जिनसे हमारे पास अर्थशास्त्र की बुनियादी और थोड़ी एडवांस लेवल की समझ तैयार हो सके? देखिए अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र आदमी की जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, पहली तो खाना, राइट। आदमी के इतिहास में बहुत समय तक तो केवल खाने का ही जुगाड़ मुख्य रहा था। फिर उसका व्यापार शुरू हुआ, इंडस्ट्री आई तो दूसरी चीज़ें पैदा होने शुरू हो गई। अब आजकल डिजिटल समय आ रहा है तो डिजिटल काम बढ़ रहा है। सो जो हम वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में और असेट्स बनाते हैं, इन तीनों को बनाना, बेचना, ट्रांसपोर्ट करना और कंज्यूम करना, ये सारी चीज़ ही अर्थशास्त्र है। इसके अलावा अर्थशास्त्र कुछ नहीं है। अब मेरे ख्याल से हर आदमी अर्थशास्त्री है, बिकॉज हर आदमी या तो कुछ प्रोड्यूस करता है या कोई सर्विस करता है या कुछ करता है, ठीक है। तो और हर आदमी कंज्यूमर है, कम से कम कंज्यूम करता है, खाना खाता है, रहता है, कपड़े बनाता है, मकान में रहता है। तो हर व्यक्ति अर्थशास्त्र जीता है। अब उसकी थ्योरी, उसकी नॉलेज, राइट, वो उस बात पर डिपेंड करता है कि कौन किस स्तर पे उस चीज़ को समझना और पढ़ना चाहता है। अगर आप स्कूल में अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, या आप कॉलेज में, या आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं, या आप प्रोफेशनल होंगे, तो मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, बिकॉज मुझे ये नहीं मालूम कि आप किसके लिए पूछ रहे हो। मैं एक स्टूडेंट के लिए पूछ रहा हूँ या ग्रेजुएशन के एक बच्चे के लिए पूछ रहा हूँ, तो एक आम नागरिक। अभी मैंने बहुत समय से इस चीज़ पे देखा नहीं कि इस समय
बाज़ार में कौन सी ऐसी किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तो ये मैं कह नहीं सकता। मैं स्वयं ये महसूस करता हूँ कि अगर आप गहराई में थोड़ा जाना चाहते हैं तो जो मूल चीज़ें हैं, जो मौलिक चीज़ लिखता है, वो किताब पढ़नी चाहिए। अभी रघुराम राजन ने किताब लिखी है, आप वही पढ़ लीजिए, उसमें क्या, वो भी अच्छी किताब है। ठीक, इन सब सलाहों के साथ आज की इस बातचीत को हम यहीं रोकते हैं। सुभाष सर, आप आए, आपने अच्छे और बुरे कैंडिड तरीके से मीटिंग्स के अंदर खाने की बात हमें बताई। शुक्रिया आपके समय के लिए और इतनी कैंडिडली इसको लिखने के लिए और फिर हमसे मीटिंग्स के किस्सों को बांटने के लिए। किताबवाला में थैंक यू वेरी मच। किताबवाला में आप आगे कौन सी किताबें चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिन पर बात हो। हमारे अलग अलग शोज़ में आप कौन सी किताबों के बारे में जिक्र करना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। इस किताब में मोटा माटी आपको 2-3 चीज़ें समझ में आएंगी इस किताब को पढ़ने के बाद। पहला ये कि कैसे मीटिंग्स के दौरान आप डिसेंट को, डिसएग्रीमेंट को, या कैसे वो चार्ट आउट होती हैं एट द हाईएस्ट एक्सेलेंस ऑफ पावर, है ना। दूसरा कि बजट कैसे बनता है, बजट का हलवा तक ही बजट नहीं है, उसके अलावा जो उसमें डिसेंट है उस सब पर बात होती है। इसके अलावा एक जर्नी है जो पूरी की पूरी इन्होंने, सबसे अच्छी चीज़ मैं इस किताब के एंड में ही कहूँ कि अमूमन हम जो ब्यूरोक्रेट्स की किताब पढ़ते हैं तो बहुत ही आत्मश्लाघा से, बिल्कुल पर्सनल जर्नी कि हमने बिल्कुल नदी तोड़कर पार करी और हमने ये किया और फिर हम यहाँ तक पहुँचे। उसमें बहुत कम था आपका पर्सनल, और पूरी उसकी ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से था, पावर मिनिस्ट्री। तो एक अच्छी किताब है, भारत का सिस्टम कैसे वर्क करता है उसको समझने के लिए। आप देख रहे थे किताबवाला, मोहन जी और पंकज जी ने इसको रिकॉर्ड किया है। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।